सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ है रिताब। सर क्या हाल है? सर बस ठीक हूँ, क्योंकि सर आपको पता है कि पाकिस्तान ने फिर से फ्लैट पिच बना दी और बांग्लादेश से कांटेदार मुकाबला करवा लिया है। सर वो तो कुछ 4-1 करके बैठे थे 2 दिन पहले सर हम। जी सर, वो डिक्लेयर किया हमने। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया समझा था पाकिस्तान ने अपने आप को। अच्छा, डिक्लेयर किया था कि अब हम उनको 200 पे उतार लेंगे। सर उन्होंने 100 की लीड चढ़ाई है। तो ये अगेन मैं सर इस बात पे ना बड़ा पुराना मेरा ये थीसिस है कि आपने अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक मैचेस की पिचेस देखी हो ना, वो बड़ी ख़तरनाक पिचेस होती हैं। मतलब 4 डे मैच कई दफ़ा 1.5 दिन में रैप अप हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि क्यूरेटर्स को पिच बनानी आती है ख़तरनाक। और वैसे भी शायद फ्लैट फट्टा बनाना मुश्किल होता हो, खड्डे डालना कितना को मुश्किल काम है। सर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर हमारी एक कौमी खेल भी है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि इस दफ़ा तो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर भी बुलाया था। ये मैं कहने लगा था, ऑस्ट्रेलियन को बंदा करके गया। बिल्कुल। बुनियादी बात ये है कि ये भी कॉमन सेंस जो है ना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि हमारे बॉलर्स ने कह दिया हो कि नहीं ऐसा मत करना, पिच हमें फ्लैट चाहिए। नहीं हो सकता। ले दे के सर ये बैट्समैन ही है जो नहीं होने देते। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर यानी कि आप कह रहे हैं कि मुल्क के जो तमाम मसाइल हैं वो एनर्जी से रिलेटेड हैं और क्रिकेट के तमाम मसाइल बैट्समैन से रिलेटेड हैं। सर ये आपने पहुंच गए। ये जो जुमला है ना, ये आज आप लिखवा दें। सर लिखवा लेते हैं। बाकी सर चले अब देखते हैं आगे क्या होना। अभी मतलब ये, और मैं ये बताता चलूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो इस वजह से कोई भी सीरीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी टीम आई हो और होम आई हो आपकी, तो होम सीरीज़ हो तो आपको बड़े दिल और जान से खेलना चाहिए ताकि मोटिवेट लोगों को देखने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये इंटरनेशनल जो टेस्ट वर्ल्ड कप है जो अगली जून में जिसका फाइनल होगा, उसके अंदर इसके पॉइंट्स जो लेंगे लोग वो काउंट होंगे उसके टुवर्ड्स। इसके बाद हमारी बहुत क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, तो हम जितने इनको खिलाएं यहाँ पे वो कम हैं। और अभी हमारी सीरीज़ अब्रॉड भी है, इंग्लैंड ने भी आना है, बड़ी चीज़ें हैं सर। और उसके बीच में एक चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, तो लॉट ऑफ क्रिकेट टू कम। बट ये ऑब्वियसली आपको पता है विदाउट सरप्राइज़ हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उस सरप्राइज़ से हमें नुकसान हो, लेकिन खेलेंगे हम सरप्राइज़ के साथ। सर पता है, मैं तो अब सरप्राइज़ के लफ्ज़ से भी बोर हो गया हूँ। ये कैसा सरप्राइज़ है कि मुझे पहले ही पता होता है कि पाकिस्तान में अगर मैच है तो फटा होगा। हाँ। भाई कभी मुश्किल पिच भी बना के देखो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाओगे। तो पहले कौन से कोई हमने इधर वर्ल्ड कप की ट्रॉफियाँ बेचने पे लगाई हुई है क्योंकि ज़्यादा हो गई हैं। खैर है, को थोड़ा इंटरेस्ट तो पैदा होगा। इंटरेस्ट पैदा होगा सर। ये वही वाली मिसाल है हमारे। अभी हमारा अगला जो टॉपिक है वो ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो वो यहाँ पे कई जापानी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वो जापान वाले ना यहाँ आते हैं चेक करने के लिए कैसे हो रहा है। तो मेरा एक दोस्त है वो वहाँ मतलब वेरी हाई अप, तो कहते हैं यार वो आए ना और उन्होंने कहा कि आप अब साइड पर हो जाएँ, मैकेनिक से हम ज़रा इम्तिहान लेंगे। तो वो उनके मैकेनिक ने कहा कि ये इशू जो है इसको ऐसे ठीक मैं करता हूँ यूँ करके। कहते 1 मिनट छटो तुसी इसको ना यूँ लगा के बाहर से पाइप लेके यूँ कर दें तो क्या होगा। वो कहता है इंजन फट जाएगा। तो ये वही वाली बात है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर हमने बुला लिया, कहा उसको क्या यार हम उसी तरह करते हैं, उसी तरह तुम भी उसी तरह बना दो। तो क्या फ़ायदा हुआ सर पैसे देने का। बहरहाल सर ये तो रही क्रिकेट की हद तक बात। बाकी मैं आपसे थोड़ा सा सर नाराज़गी का इज़हार करना चाहता हूँ। आप करते करते मुझे ना TV प्रोग्राम्स बताते होते हैं कि आप देखें, तो उनमें से एक आपने रेकमेंड किया मुझे स्लो हॉर्सेस। सर वो मैंने मेरे ख्याल में कुछ 3-4 दिन में मुका दिया और अब मैं सैड हूँ। बस ये मैं एक अपना प्रोटेस्ट करवाना चाहता था। अब वो पता नहीं कब आता है, सितंबर-अक्टूबर में शायद आएगा। बिल्कुल सर। और आपके बाद मैं बाकी सब देखने वालों से भी गुजारिश करूँगा वो भी देखें। जो उसका बेसिक प्रेमिस है वही इतना यूनिक है, बहुत यूनिक, कि बाकी आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आए ना आए, आप बहरहाल देख पूरा लें। अच्छा सर, चलिए सर, मैंने जैसे जिक्र किया कि ऑटो सेक्टर के ऊपर गुफ्तगू करनी है सर। मैं पहले आपको ले ऑफ द लैंड देने लगा और फिर समझाते हैं कि आज सेनेट की जो कमेटी के अंदर क्या गुफ्तगू हुई, उस पर भी जाते हैं फ्राइडे को, सॉरी। तो सर टोटल हमारे पास 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये आज से कुछ ही साल पहले ये 3 होते थे। एक चौथा आने की हमेशा कोशिश करता था, लेकिन वो फिर मसल आउट हो जाता था। अब 13 हो गए सर, इंक्लूडिंग चाइनीज़ बहुत हैं, कोरियन बहुत हैं और जापानी तो हैं ही हैं सर। ये जो कंपनीज़ हैं ये प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल इनकी मिला के सालाना है 500,000 यूनिट्स, जो कि इतनी ज़्यादा तो शायद नहीं है बट इतनी कम भी नहीं है हमारे लिहाज से जितनी यहाँ पे है। उसके अलावा सर 40 मॉडल हैं और तकरीबन 100 वेरिएंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है हर मॉडल की भी अपनी एक कैटेगरी होती है। 4% हमारे
हमारे जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करती है, और 300 बिलियन रुपीस इन टैक्सेशन जो है ये हर सालाना जनरेट करती है, और 20 लाख नौकरियां जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं। तो सिर्फ मैंने ले ऑफ द लैंड इसलिए किया ताकि हम समझ जाएँ कि ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हमेशा से मैंने देखे, तो इसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। चूँकि सेनेटर की हाउस स्टैंडिंग कमेटी की एक इजलास था, उसके अंदर दीगर सेनेटर्स मांडीवाला साहब थे और भी थे, उन्होंने सर बड़ा नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि सर हमारी गवर्नमेंट ने एक 7% एक्सपोर्ट कोटा जो था वो सेट किया था बिग ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कुछ साल से हैं, नयों के लिए नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है वो ज़रा मुश्किल है उनके लिए यहाँ पे डोमेस्टिक लाइंस बनाना। तो जो यहाँ इतने 20-20, 25-25, 30-30 साल से मौजूद हैं, उनके लिए तो ये काम मुश्किल नहीं होना चाहिए, हमें लगा था। हुआ ये कि सर इन्होंने 2024 के अंदर या 23 के अंदर मेरे ख्याल में जब तो ये 3 ऐसी कंपनीज थी, उन्होंने अब इसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया कि हम 7% नहीं करेंगे, तो वो तो इक्वेशन से बाहर चली गई। उसके बाद जो कमेटी में थी अलबत्ता ये बात थी, वो तो स्टे ऑर्डर कानूनी मामला बन गया। गुफ्तगू इस चीज़ पे हुई कि आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके अंदर इशू क्या है। एक तो इशू सर ये हो सकता है कि हम करना नहीं चाहते, हम काबिलियत नहीं रखते, हमारे पास एक्सेस कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने को, विच इज़ नॉट, मतलब वो ऐसे नहीं, आजकल कार सेल्स डाउन है, आप एक्सपोर्ट करें। दूसरा सर जो असल पॉइंट कमेटी के अंदर रेज हुआ वो ये है कि हमारी जो स्पेयर पार्ट्स और बाकी चीज़ें जो यहाँ थोड़ी बहुत जितनी भी बनती हैं वो इस क्वालिटी की ही नहीं है कि वो एक्सपोर्ट हो सकें। एक्सपोर्ट करने में तो सर एक आपको होता है कि यार हम ये नहीं बना पाते चीज़, आप यहाँ से सस्ती बना रहे हैं, हमें भेज दें, हम इसको कंज्यूम कर लेंगे। तो ये 2 सर नुक्ते हैं, और बाकी ओवरऑल इसके अंदर आगे जाके आपका पॉइंट आ जाए तो फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हैं। जी सर, बुनियादी बात ये है कि ना सिर्फ ये कि ये कंपनीज़ यहाँ पे 30-40 साल से ऑपरेट कर रही हैं, इनको सरकार ने खुली छूट दिए रखी है। जिस तरह से आपने फरमाया कि चौथी कंपनी को आने से रोका गया है बहुत साल तक, मतलब एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल 2018 से पहले कोई चौथी कंपनी आ सकी थी। ये 2018 से शुरू हुआ है। जी 17-18 राइट बिफोर कोविड, 2 years बिफोर कोविड। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज़ ये कि अब ये जो नई कंपनीज़ हैं इन पे तो जिस तरह से आपने कहा कि मुमकिन नहीं है कि उनकी असेंबली लाइन अभी इतनी मैच्योर ही नहीं हुई होगी कि वो एक्सपोर्ट कर सकें, लेकिन ये जो पुरानी है, ना सिर्फ ये कि इनको पेनल्टी डालनी चाहिए, इनको वार्निंग दे देनी चाहिए कि अब हम आपको पाकिस्तान से निकाल देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने एक इंडस्ट्री को इतना प्रोटेक्ट किया और उसने आपके साथ ये किया कि एक्सपोर्ट तो वो नहीं कर सकते, यानी कि वो सब स्टैंडर्ड चीज़ों के साथ आपके यहाँ पर गाड़ी बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पे तो इन कंपनीज़ को निकाल बाहर करना चाहिए। तीसरी आपने इलेक्ट्रिक की बात की, यही वो जो कंपनीज़ हैं ये क्या कोई इलेक्ट्रिक कार बना रही हैं यहाँ पे? इन्होंने तो शायद एक कंपनी ऐसी है जिसने अब एक हाइब्रिड शुरू की है असेंबल करना। बुनियादी बात ये है कि आपको नहीं पता कि अब आगे दौर किस चीज़ का है। आप जो 40 साल से यहाँ से कमा रहे हो, खा रहे हो, आपको ख्याल नहीं आया कि हम भी एक लाइन में इस तरह की चीज़ डाल दें। अच्छा, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो चाइनीज़ नई कंपनीज़ आई हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने जो ये अपनी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दी है या लॉन्च करने वाले हैं, आपको पता है, मुझे पता है, तमाम देखने वालों को पता है, अगर किसी ने गाड़ी ख़रीदनी होगी वो साल इंतज़ार नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब ये जो पुरानी कंपनीज हैं ये गिला करेंगे, जी हमारी तो सेल्स नीचे चली गई हैं, हम मर गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हुए। ओ भाई, हम क्या करें? आपको नहीं था पता? सर एक तो आपको पता नहीं था, दूसरा सर यहाँ हमने एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ प्रैक्टिस शुरू की है। और सर वैसे मैं आपको बताऊँ, हम अपने इन पर तनकीद करें, बिल्कुल करें। जो फॉरेन हेड ऑफिसेज हैं इन कंपनीज़ के, जो जापान ही है बेसिकली, जो पूरा बिग 3 हमारी जो है वो तो जापानीज़ ब्रांड्स हैं, उनको नहीं नज़र आता ये क्या करते हैं। सर अब आप ये देखें कि जो वन ऑफ दीज ब्रांड्स, उन्होंने एक डेकेड, एक पूरी दिहाई एक मॉडल अपडेट ही नहीं किया। 10 साल एक मॉडल चलाया, उसके तकरीबन उस 10 साल के अंदर उसके 3 वेरिएंट्स नहीं आए, 3 नए मॉडल्स आए। फेस लिफ्ट की बात नहीं हो रही, 3। वो कहते हैं यार बिक रही है तो बिकने दो, तो आपको क्या मसला है, हम क्यों नया मॉडल नहीं? ये कंज्यूमर जो है, इनके सामने तो हम गाड़ी जो है उसके आगे हम मतलब उसको टांगा बना देंगे तो ये ले खरीद लेंगे, ये तो कंज्यूमर्स है ही नहीं। और सर ये कंज्यूमर्स की भी गलती है, मतलब कंज्यूमर्स की गलती इतनी नहीं है, बट हम लेते रहे, चॉइस ही नहीं थी। सर चॉइस नहीं थी। क्यों नहीं थी चॉइस? क्योंकि हुकूमत नहीं आने दे रही थी। अच्छा, हुकूमत क्यों नहीं आने दे रही थी?
बात ये है कि वो इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रही थी। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑन कल्चर चलता रहा है, आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कितनी कैपेसिटी है कि वो गाड़ियां बना सकता है, 5 लाख यूनिट साल की। चलें उसमें तो नई कंपनियां भी शामिल हो गई, पहले भी जितनी बिकती थी उससे बहुत ज़्यादा बन सकती थी, नहीं बनाते थे ऑन कल्चर करने के लिए। अच्छा, क्या जापानियों को ये बात नहीं था पता कि यार ये जो हमसे मिडल मैन कमा रहा है, हम थोड़ी सी प्रोडक्शन ज़्यादा कर दें तो वो मिडल मैन को हम बीच में से निकाल दें और अपनी गाड़ी की प्राइस थोड़ी सी चढ़ा दें तो हम मजीद प्रॉफिट ले सकते हैं। उनको ये नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? मेरे पास कुछ सबूत तो नहीं है, लेकिन ये जो इतने सारे ताने बाने मिलते हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हुकूमत पैसे खा नहीं रही थी। सर हुकूमत पैसे ना सिर्फ खाने का मतलब से तो खाना तो छोटा है सर, पूरी पूरी देगें चल रही होंगी और उसके अंदर आप ये ज़हन में रखें कि ऑन कल्चर तो चलें, अब जाके थोड़ा सा कम हुआ इस वजह से कि अभी भी सर लिमिटेड ही चल रहा है, मतलब वो काम चल रहा है। जब उन्होंने कहा ना जी एक ID कार्ड पे एक गाड़ी और अपॉन ट्रांसफ़र आप जो हैं उसको ट्रांसफ़र जब कराएंगे तो ट्रांसफ़र फीस आपको पड़ेगी। पहला ट्रांसफ़र उसी बंदे ने कराना है जिसने गाड़ी ख़रीदी है, जिसके नाम पे ऑर्डर गया, जिसके नाम पे वो गाड़ी आए उसके नाम पे। आधा काम तो यार ठीक है, वरना सर एक ID कार्ड पे 30 गाड़ी निकल रही थी। आपको याद होगा एक बड़ा इशू भी क्रिएट हो गया था, आई थिंक ये गुजरांवाला या सियालकोट की किसी एक शोरूम का, कि वहाँ पे उन्होंने दीगर लोगों को करके गाड़ियाँ दे दी और उसके बाद गाड़ी की पीछे से सप्लाई नहीं आई, वो शोरूम बंद करना पड़ा, बंदा भाग गया, आज तक शायद भागा हुआ। बड़े बड़े लतीफ़े हुए हैं सर। यहाँ पे दूसरा मॉडल स्किप करते हैं। मॉडल स्किप करने के बाद सर जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है गाड़ियों के अंदर, मतलब जैसे छोटी छोटी चीज़ें, लेन चेंज असिस्ट है, लाइडार शाइडार, बाकी ये सारी चीज़ें हैं सर, ये आज दिन तक गाड़ियों में नहीं है। ऑटो सीट्स नहीं है, मतलब ये लग्जरी चीज़ें हैं, बट ये अब लग्जरी रही नहीं है। इस ज़माने में लग्जरी थी जब जर्मन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हर गाड़ी में डालते थे। अब जापानी आप बेस मॉडल भी लें, उसमें सीटें भी बेहतरीन होती हैं, ऑटो भी होती हैं उनमें, और सर बिल्ड क्वालिटी जो होती है उनकी वो इतनी डिफरेंट होती है, यहाँ की बिल्ड क्वालिटी कभी मैच नहीं कर सकती। सर देखिए, तमाम बाहर की कंपनीज़, क्यों आप अपने मुल्क में आने देते हो बाहर की कंपनी को? बाहर की कंपनी आएगी, वो यहाँ से पैसा कमाएगी, पैसा कमा के ले जाएगी, आपको क्या फ़ायदा हुआ? आप सिर्फ इसलिए आने देते हो क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि दे विल ट्रांसफ़र देयर टेक्नोलॉजी, कि वो पहले CB यूनिट लेके आएंगे, उसके बाद 10% कंपोनेंट यहाँ बनाने शुरू करेंगे, फिर 20%, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर इंजन भी यहाँ बने। सर वो कभी यहाँ पे हो ही नहीं सका क्योंकि आपके हुक्मरान ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि जी दिहाड़ी लगाओ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती या नहीं होती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये साथ आपके इंडिया बैठा हुआ है, वहाँ पे अब देखें किस किस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। सर मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दें, उनके एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जो उनका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, उसने एक ब्रिटिश ऑटो मैन्युफैक्चरर जो पता नहीं कितने सालों से वर्ल्ड फेमस को ख़रीद लिया है, इतने सालों से, और अब उसकी गाड़ियाँ वहाँ इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं, चीपेस्ट इन द वर्ल्ड इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं। ये कहने वाली बातें बहुत होती हैं, लेकिन ये करने के लिए आपको ना बेसिकली लॉन्ग टर्म सोच चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। ऑटो मैन्युफैक्चर ईवीज़ के ऊपर मैं थोड़ी देर और गुफ्तगू करना चाहूँगा सर। एक तो देखें ईवीज़ की उन्होंने पॉलिसी जो है वो इस बजट में चेंज की थोड़ी सी। उन्होंने किया बेसिकली ये कि अगर आपकी जो सर यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तमाम गिन लेना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट हुई है वो एक जर्मन लग्जरी ऑटो व्हीकल इम्पोर्ट हुई है। उसका सिर्फ सर ड्रॉबैक ये था कि वो लग्जरी कैटेगरी की थी वो लग्जरी कार, इलेक्ट्रिक भी थी, अलबत्ता ड्यूटी स्ट्रक्चर उसके ऊपर इम्पोज होता था इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो इन्होंने किया ये कि जी $50,000 प्लस की अगर इनवॉइस वैल्यू किसी गाड़ी की है तो उसके ऊपर वही ड्यूटी लगेगी जो एक नॉर्मल गाड़ी पे लगेगी, ठीक है। तो सर बहरहाल और इसके ऊपर सर इसकी टैक्सेशन के ऊपर मैं चाहूँगा ब्रेक अभी लेनी है हमने, हम ब्रेक लेते हैं, हम इसकी टैक्सेशन के इसके ऊपर क्लोज करके अगले टॉपिक पर जाएंगे। यहाँ पे हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। यहाँ पे सर एक नया ट्रेंड आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, लेकिन ऑफिशियली कोई भी कंपनी जो है उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना सीरियसली नहीं लिया। यहाँ पे इम्पोर्टेड आपके CBUs आ रहे थे, वो भी जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा एक जर्मन वेरिएंट जो था उनका आ रहा था, जर्मन कंपनी का वेरिएंट आ रहा था। अब अलबत्ता एक कंपनी जो कि दुनिया भर में मशहूर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, चाइनीज़ कंपनी है सर। इस वक्त उस कंपनी ने दुनिया भर में टेस्ला को मुकाबला ऐसा दिया है कि टेस्ला की क्वालिटी की गाड़ी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे बहुत कम कीमत में प्रोड्यूस कर रहे हैं। चाइना में वो बहुत मशहूर है, साउथ एशिया के कई
ममालिक में वो गाड़ी बहुत मशहूर है, और पाकिस्तान भी वो इस साल के एंड तक आपको सड़कों पे बाकायदा नज़र आना शुरू हो जाएगी ईवीज़ का। लेकिन सर एक मुझे इस कंपनी की अप्रोच जो है वो बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी इंपोर्ट करके कंज्यूमर तक पहुंचाने का फ़ैसला नहीं किया। इस कंपनी की बैकबोन जो है ना सर, जो ये गाड़ियाँ बनाती है चाइना में, वो है बैटरीज़। असल में एक बैटरी मैन्युफैक्चरर है जिसने गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। तो जब वो यहाँ आ रहे हैं तो जो कंपनी उनको यहाँ ला रही है, उन्होंने ये कहा कि हम एक चार्जिंग नेटवर्क भी साथ चाहते हैं बने अर्बन में, आपकी हाईवेज़ में। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर कल्चर और बन गया तो ज़ाहिर है छोटे शहरों में भी जाएगा ये, बट फॉर नाउ वो ये उनका दावा है कि जी हम जब तक ये गाड़ियाँ लेकर आएंगे हम आपको कमर्शियल चार्जेस जो हैं वो भी साथ देंगे। तो सर देखें ना, अगर और ये गाड़ियाँ जो इनकी एवरेज जो डिस्टेंस कर सकती हैं कवर, ये है तकरीबन 400 to 600 किलोमीटर्स इन वन चार्ज। तो वो तो तकरीबन आपका एक सफ़र इस्लामाबाद तक कवर हो सकता है इसमें। यही हम मैट्रिक रखते हैं पाकिस्तान में कि गाड़ी लाहौर से इस्लामाबाद जा सकती है। नहीं, अगर से नेटवर्क बन गया तो आपको टेंशन ही नहीं। आपकी मुल्तान वाली सड़क से लेके कराची तक अगर चार्जर्स लग गए तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे जाएँ जहाँ मर्जी जाना है। बिल्कुल सर, और इंडिया में तो आपको पता है कि बड़ा एक्सटेंसिवली इस पे काम हो गया है उनका, तो बल्कि बहुत प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन वहाँ पर मेरे ख्याल में 7 रुपये यूनिट है फास्ट चार्जिंग का और 3 रुपये यूनिट है रेगुलर चार्जिंग का। ये बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो कंपनी यहाँ पे आ जाएगी तो गाड़ियों तो जो रेवोल्यूशनाइज होंगी सो होंगी। हम अगर यहाँ पर बैटरी बननी शुरू हो जाए, आपको पता है कि हमारा एनर्जी का जो सबसे बड़ा मसला है हाउस होल्ड के लेवल पर, कि हम जो है अमूमन ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं सोलर का, हम हाइब्रिड नहीं लगवाते क्योंकि बैटरी महंगी है। तो बैटरी अगर यहाँ पर सस्ती हो जाए तो लोगों का भला हो जाएगा। तीसरी और आखिरी बात ये है कि जो इस तरह की कंपनीज़ हैं ना, ये तो एक कंपनी होगी, ये तो आ ही ईवी ले कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और कंपनीज़ हैं, ऐसी भी चाइनीज़ कंपनीज़ आई हैं जिनके पास ईवी नहीं है लेकिन वो हाइब्रिड बना रहे हैं जी। इन तमाम कंपनीज़ को इंसेंटिव्स देने चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर ऐसी कंपनीज़ हैं नई या पुरानी, जो कि अभी तक सिर्फ उनके जो रोस्टर है उसके ऊपर सिर्फ कार्बोरेटर वाले इंजन है, उनको इतना जो है आप पेनल्टी डालें कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिक CBU मंगवाना सस्ता हो जाए उनसे गाड़ी ख़रीदने के मुकाबले में। ये पेनल्टी होनी चाहिए। पेनल्टी होनी चाहिए सर, बिल्कुल। और बहरहाल सर साथ साथ ये जब चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी तो बड़ी खुशी होगी हमें। एनर्जी क्राइसिस का भी होगा मसला, आप अपने डिस्को को भी बाय बाय कर सकते हैं उस बैटरीज़ के आने से। और सर प्लस सर चाइनीज़ का जो एक बैरियर था ना कंज्यूमर के माइंड में कि चाइनीज़ गाड़ी नहीं लेनी, सर वो बैरियर दुनिया भर में ख़त्म हो गया और हमारा भी ख़त्म हो गया है। आप सड़कों पे देखें बेतहाशा चाइनीज़ गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं, फिर रही हैं, लोग चला रहे हैं। लोग ख़रीद नहीं रहे बल्कि वो ख़रीद रहे हैं कि ये एज ए स्टेटस सिंबल। कोई इतनी सस्ती भी नहीं है सर, कुछ उनके जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं वो कोई ऐसी सस्ती गाड़ियाँ नहीं हैं, और वो बड़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ियाँ यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं तो बल्कि सलूट करता हूँ उन बिज़नेस ओनर्स को जिनका रेगुलर बिज़नेस कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिन्होंने डाइवर्सिफाई करके यहाँ की लॉबी मोनोपोली जो है तोड़ी है। क्योंकि ये सारे सेठ आपस में दोस्त भी होते हैं सर, तो उसने जब गाड़ी लाई होगी तो उसको फ़ोन किया होगा, यार तुम क्यों मेरी इंडस्ट्री में आ रहे हो, क्योंकि उसने कहा हो गया ना 40 साल बस करो अब, तो वह मैं भी आ रहा हूँ एंड दे डूइंग बेटर। बिल्कुल। तो सर चले बार ये सर गाड़ियों की सारी गुफ्तगू होगी सर। अब हमें सर एक और वाक़े पे जाना पड़ेगा जो पिछले हफ्ते कराची कारसाज के इलाके में पेश आया, और अनफॉर्चुनेटली वो भी एक रोड रेज का एक्सीडेंट, अब बाकायदा का एक्सीडेंट, क्योंकि मैंने सारी वीडियोज़ और सब कुछ देख लिया। तो सर हुआ ऐसे कारसाज में, ये जो एक छोटी सड़क जो थी उस पर एक बड़ी SUV गाड़ी जो है वो एक नताशा नामी खातून जो है वो चला रही थी। उसकी वीडियो भी सर हमने देखी, तो बेसिकली उन्होंने वो स्पीड इतनी उनकी ज़्यादा है, मतलब वो 100 किलोमीटर से ऊपर जा रही हैं। आगे उनके पहले एक गाड़ी छोटी जाती है थोड़ी, मतलब उनकी गाड़ी से छोटी, और पीछे उसके एक मोटरसाइकिल जिस पे बाप बेटी का सफ़र कर रहे होते हैं। तो सर उनको तो वो बाप बेटी को तो वो इतनी स्पीड में होती है कि वो जिस मतलब वेलोसिटी से उन्होंने मारा उनको, तो दे डाइड ऑन द स्पॉट, 2 लोग। बाकी 3 का सर ख़बरें बहुत स्कैटर्ड आ रही थी कि उन तीनों में से 1-2 बच गए हैं, एक नहीं बच पाया। कुछ जगह थी कि तीनों क्रिटिकल हैं बट बच गए हैं। तो उसकी अभी तक कॉन्फर्मेशन जो है मेरे पास ऐसा है नहीं, तो मैं कहना नहीं चाह रहा कुछ हुआ है नहीं हुआ। तो सर ये सारा सिलसिला चलता रहा। वीडियोज़ हमें देखने को मिली कि वो खातून जो है वो एक डेज़ में एक नॉट नोइंग कि क्या हुआ है या कैसे हुआ है, उसमें एक खड़ी हुई हैं और एक मजमा सा एक ग्रुप, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए
और वहाँ पे इस किस्म के नारे लगे कि इसने कातिल है, इसने कत्ल किया है, इसको ये कर दो वो कर दो। रेंजर पुलिस एहलकार पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने उनको पुलिस गाड़ी में डाल के उनको फिर ज़ाहिर है कहीं किसी और जगह ले गए। उसके बाद अनरेवल हुई सर सही जो स्टोरी है सारी, कि एक बहुत प्रोमिनेंट बिजनेसमैन की ये बेगम भी हैं, ना सिर्फ ये बल्कि इनके वालिद साहब भी बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं, और ये कराची से दोनों का ताल्लुक़ है। इनसे जो ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ वो था एक ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके ऊपर हम आते हैं कि उसकी क्या है। और उसके बाद जो पहला बयान सर, जो साइलेंस जब ब्रेक हुई तो इनके जो वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि नताशा जो हैं वो एक साइकोटिक एपिसोड से गुजर रही थी आज से कुछ दिन पहले, इस वाक़े से कुछ दिन पहले, इसलिए घर में उनको नज़रबंद किया हुआ था। तो उनने मौका देख के गाड़ी जो है वो घर से छुप के निकाली, और फिर जो भी वाक़यात पेश आए वो पेश है। उसके साथ साथ उनका बयान पिछले हफ्ते का मौजूद है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि हम जो दियत की अमाउंट है वो कोर्ट को देने को तैयार है, 68 लाख पर पीपल हु डाइड, और जितने दफ़े इनके ऊपर लगे हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो ये 68 लाख प्लस 68 लाख हम जमा करा के कोर्ट में शो कराना चाहते हैं कि हमारी इंटेंशन क्या है, और हम फिर बेल की तरफ जाना चाहते हैं। दो बात सर। उसके बाद इनकी जिस दिन पेशी थी उस दिन ये जज साहब को कह दिया गया कि उनकी मेंटल जो सूरत हाल है, उनकी नफ्सियात इस किस्म के इस टाइम पे कि वो बोल भी नहीं सकती, तो आपके पास क्या पेश होंगी वो। तो एक दिन की मोहलत दे के जज साहब ने अगले दिन बुला के उस डिफेंस जो उन्होंने फिर से लिया उसको नज़रअंदाज करते हुए 14 दिन की रिमांड दे दी पुलिस को। तो अब वो पुलिस के पास है। दीगर जगहों पे AI के थ्रू फेक इमेजेस भी देखी हमने जी, वो जेल से बाहर आ गई हैं, थाने से बाहर यूँ कर रही हैं कि मैं फ्री हो गई हूँ। कुछ लोगों ने उसी रात उनको दुबई भेज दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, और शी इज़ इन जेल, और अब ये मामला आगे चलेगा। जी सर, बात यह है कि अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, और उस गम गुस्से के, और ये जो आप कह रही हैं कि लोग फेक पिक्चर्स बना रहे हैं, मज़ीद फ्यूल टू द फायर जी, वो क्यों कर रहे हैं? मतलब ठीक है, कोई ये भी चाह रहा होगा कि उसके प्लेटफॉर्म को व्यूज़ मिल जाएं, लेकिन उसके अलावा लोगों ने देखा है तारीख़ में कि इस तरह के लोगों को बाहर जाने का मौका मिल जाता है, दियत के तहत उनकी रिहाई हो जाती है। सो अगेन ये जो 68 लाख की बात है, ये तो सरकारी रेट होगा ना, वो ज़ाहिर है वो फैमिलीज़ के साथ जब डील करेंगे तो वो शायद ज़्यादा में तय होगा। अच्छा, फिर वही बात है कि दियत का वैसे तो उसूल ये है कि वो जो फैमिली है वो विलिंगली ये करे, लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान में ऐसी भी तासुर पाया जाता है कि ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है फैमिली को कि वो दियत एक्सेप्ट कर लें। सो अब जब इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट होगा आवाम के दरमियान, और इस तरह के जब इवेंट होंगे, तो फिर ये सारा कुछ तो होगा। आप ये गिला नहीं कर सकते कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि जी अभी क्योंकि केस अंडर वो है, इन्वेस्टिगेशन है, तो ये इस तरह की बातें मत फैलाएं कि वो नशे में थीं या नहीं थीं। बिल्कुल ठीक है, वो जो है गुमान अच्छा रखना चाहिए सबसे, इस तरह की बात नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ भी आप देखें, सबको इस वक्त आवाम को ये लग रहा है, गमो गुस्सा इस चीज़ का है कि ये अभी छूट जाएंगी, रिहा हो जाएंगी। मैं कहता हूँ ये तो सेकेंडरी बात है। पहली चीज़ आप ये देखें कि सब कुछ कितना तेज़ी से हो रहा है। हम लोगों पे जब कोई केस होता है, या हम लोग जब किसी पे केस करते हैं, तो 5-5 साल तो केस एक अदालत से दूसरी अदालत में नहीं जाता, इससे रींग रहा होता है। ये क्योंकि अमीर खातून है, इनका कैसी तेज़ी में सब कुछ हो रहा है, ये कितना बड़ा मसला है इनको। मतलब फिर वही बात है जो हमारे साथ होता है, इनके साथ भी वही होना चाहिए ना सर। एक तो ये होना चाहिए, दूसरा आपने सर एक नर्वस मेरा वीक पॉइंट छेड़ दिया सर आपने आज शो पे, कि जैसे आप भी होंगे, मैं भी इस सिस्टम का इस तरह से एक केस में, मेरा एक केस है, मतलब मेरा क्या, हमारा एक सॉर्ट ऑफ फैमिली केस है, मतलब कोई बड़ा केस है, मसले वाली बात नहीं है सर। मैंने उस दिन इस वाक़े के बाद आपने जब ये पॉइंट मुझसे वैसे ही हमारी ऑफ द स्क्रीन पर, मेरा वो केस 14 साल से चल रहा है, और अभी तक उस केस में एविडेंस भी नहीं हुए। तो सर बस ठीक है, 14 साल चल रहे हैं मतलब, लेकिन और इन 14 साल में ये नहीं कि मैं भी सो के बैठा हूँ। वकीलों के फ़ोन आते हैं, फ़ीसें जाती हैं, आपका टाइम लगता है, आपको जाना पड़ता है। यहाँ देखिए अभी रिमांडें भी हो रही हैं, उसके बाद रोज़ पेशियाँ भी हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, मेडिकल भी हो रहे हैं, एविडेंस भी हो जाएगा, दलील भी हो जाएगी, दियत का केस बैकग्राउंड में चल रहा है, और पता नहीं सर क्या क्या, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी फास्ट। तो अगर सबके साथ इस किस्म की चीज़ हो तो ये भी अच्छा। दूसरा सर, मैं इसको अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाए, तो ये रोड रेज के जो वाक़यात हैं,
या तो मुझे लग गया है कि ये बढ़ गए हैं, या इनकी रिपोर्टिंग में बढ़ावा आ गया है, या लोग जो हैं अब जब सड़क पे निकलते हैं तो वो अपने कैमरेज एट द रेडी रखते हैं कि यार कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो हम उसी वक्त तस्वीर बना लें उसकी, या उसकी वीडियो बना लें। या तो ये दोनों चीज़ें इन टैंडम बढ़ गई हैं, लेकिन सर ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। वो जो वाक़या जो एक निजी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जिसने एक और लड़के को इसी तरह अंडर एज ड्राइविंग का वो किस्सा था जिसमें मार दिया था, मैंने तो उस दिन सुन के हैरान हो गया मैं कि वो दुबई बैठे हुए। तो बहुत सारी चीज़ें इस किस्म की हैं। सर इसमें जो ज़्यादा चीज़ नोटिस करने वाली है ना वो ये है कि रोड रेज के, ठीक है आप कह रही हैं कि केसेस ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो उन केसेस में कदर मुश्तरक क्या है। छोटी गाड़ी वाले को रोड रेज क्यों नहीं होती, मोटरसाइकिल वाले को रोड रेज क्यों नहीं होती, साइकिल वाले को रोड, ये सिर्फ बड़ी SUVs वालों को इतनी रोड रेज क्यों होती है? यानी कि उनके पास पैसे हैं, यानी कि बैक ऑफ द माइंड दे नो कि यार कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। तो ये है इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कि अमीर आदमी ये कहता है कि कुछ हो जाएगा तो संभाल लेंगे। जाहिर है मेरी गाड़ी में तो एयर बैग्स हैं, मेरी तो गाड़ी उलट भी जाएगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, बाहर वाले मरेंगे ना, संभाल लेंगे। जो इस वाक़े में प्रूव हुआ सर वो तो तकरीबन अनस्केथ, हमारे ऐसी कोई रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी कि जिसके अंदर उनको इंजरीज हुई हैं। बाकियों को तो आपको पता ही है हमें क्या हुआ, मतलब गाड़ी उनकी भी उल्टी, वो छोटी गाड़ी उनकी गाड़ी की बनस्बत छोटी गाड़ी वो भी उल्टी हुई थी, और आप दोनों का कंपैरिजन कर लें तो वो तो बिल्कुल ठीक है उस लिहाज से। और सर ये आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट वैसे छेड़ दिया है कि मतलब जो ये बड़ी गाड़ियों पे क्रूज़ कर रहे होते हैं थ्रू सिटी में, शहर में, सर ये कभी कभार ना आप देखें कि एक टेम्परामेंट होता है, एक उनका एक आइडिया होता है, और ये बड़ी स्पेसिफिक एक गाड़ी की बात कर रहा हूँ, एक ही गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑडियंस भी समझ गई होगी। वो कैटेगरी ऑफ पीपल जो हैं वो असल में उसको स्टेटस सिंबल की तरह भी नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि इससे बैठ के अंदर मैंने लोगों को दिखाया कि मेरे पास पैसा बहुत है, इसके अंदर मैं दिखाया ताकत बहुत है। बिल्कुल, देखिए आपको उससे छोटे साइज़ की गाड़ियाँ उससे 20-20, 30-30 गुना महंगी मिल सकती हैं आपको, लेकिन आप अगर वही गाड़ी ले रहे हैं ना, दूसरा देयर इज़ एक्सेप्शन टू एवरी रूल, ठीक है, लेकिन एक खुद से सोचने वाली बात है, अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी ही नहीं, शहर में रहना है और आपने ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी रखी हुई है, यहाँ पे कोई मसला है, ठीक है, कोई है मसला यहाँ पे, आप दहशत के लिए वो गाड़ी ले रहे हो, क्यों दिखानी है आपने दहशत, कौन हो आप, किससे है आपको थ्रेट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर। और बाकी सर ज़्यादा इस केस के ऊपर कोई इतनी और गुफ्तगू मतलब उस तरह से है नहीं, क्योंकि ये एक कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहा है। ज़ाहिर है इसकी अपडेट जो है जैसी हमारे पास आएगी कि क्या बन रहा है, अब आया जो हमारी और अवाम की, हमारी तो नहीं, अवाम की जो एक्सपेक्टेशन है कि ये ख़त्म हो जाएगा, केस छूट जाएंगी, वो तो आने वाले दिन बताएंगे। नहीं छूटेंगी तो केस को फॉलो करते रहेंगे। जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर एक हमने एक कराची वाला वाक़या डिस्कस किया, ये बहुत अफसोसनाक, इसके अंदर ज़रा आगे जैसे मैंने कहा हम डिस्कस करेंगे। एक और वाक़या सर जो पेश आया रिमियार ख़ान के इलाके में, सर कच्चे में डाकू जो हैं उन्होंने हमला किया एक मोबाइल का, पुलिस का जो एक नफरी का इलाका जगह होती है जहाँ नफरी की होती है, उसकी चेंज के दौरान उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। 12 पुलिस एहलकार मौके पे जहाँ भाग हुए। उसके बाद सर ये सारा किस्सा जो है फिर से चल पड़ा। ये एक कोई आजकल की बात नहीं है, ये अब इतना बढ़ चुका है ये गैंग और ये इस किस्म का जो एक ये टेररिज्म है कि इसके ऊपर तमाम जो पंजाब के जो वज़ीर दाखिला हो जाएँ, IG पंजाब हो जाएँ, मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद हो जाएँ, वो सब इस वक्त इसके ऊपर नज़रें हैं कि इसके ऊपर कैसे काबू पाना है। क्योंकि सर इनका जो अब डिफेंस है उनके पास जो असला है, मतलब रॉकेट लॉन्चर तक बात पहुंच गई है, तो आगे इनका जो आप समझें कि हम ये दिन देखना चाहेंगे कि आर्मर्ड व्हीकल्स आ जाएं इनके पास, एंटी एयरक्राफ्ट आ जाएं, वो तो शायद हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ रहा था वो लिस्ट, और उसमें से आधी बातें ज़ाहिर है मैं नहीं मानी मैंने, लेकिन अब चूँकि ये जब हुआ
तो रॉकेट लॉन्चर ही इस्तेमाल कर लिए, तो पीछे बात क्या रहेगी सर? पुलिस एहलकार क्या करेंगे? कुछ पुलिस एहलकार की तो हमने ये भी मतलब हम डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे, पर काफ़ी खबरें मिलती रहती कि उनका जो वेपन है उसमें भी मसले होते हैं, गोलियों का भी एक इशू होता है, बहुत मसले हैं, मतलब मुकाबला ही नहीं कर सकते इनके साथ। बिल्कुल। और फिर एक वो बड़ा दिल दहला देने वाली एक स्टेटमेंट आ रही है कि शायद एक पुलिस वाले ने जाने से पहले, या जब वो बचना चाह रहा था, वो कोई हेल्प चाह रहा था, तो उसने कहा कि जी मुझे किसी तरह बचा लो, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। तो जाहिर है बहुत ही दिल दहला देने वाली बात है। और देखिए ये जो बात करते हैं ना कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ये जो बात करते हैं कि जी हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, जब जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी ज़्यादा हुई है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं और इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है। अच्छा, जितना मर्ज़ी दुनिया एडवांस हो जाए, जितना मर्ज़ी लोग कोविड देख चुके हों और अब जो है हमें लगे कि दुनिया जो है वो डिस्टेंट हो के काम करना चाह रही है, लेकिन जिस शख्स ने इन्वेस्ट किया होता है ना, उसकी बहरहाल ये ख्वाहिश होती है कि मैं जाके देखूं कि मेरा सेटअप कहाँ लगा हुआ है, मेरा काम कैसे हो रहा है, मैं उनका कल्चर देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे पार्टी करना चाहता हूँ। सो अगर आप ये सारी चीज़ें ऑफ़र नहीं कर सकते ना फॉरेनर को, तो भूल जाएं कि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर आएगा। और बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है, गोरा जब इधर आना चाहता है ना और उसको ये पता लगता है कि पाकिस्तान आने के लिए उसको महंगी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, या कुछ दिन ऐसे हैं कि जब इंश्योरेंस कंपनीज ने कहा है कि हम आपको इंश्योर ही नहीं करेंगे, तो फिर वो पाकिस्तान नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो वो पैसे भी नहीं लेके आएगा। ये है एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने जिस तरह से असले वगैरह की बात की है ना, मैं कहता हूँ असला उनके पास है एडवांस या नहीं है, सादी सी बात यह है कि एक होता है आम आदमी को निशाना बनाना, वो भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जब आप रियासत के ही एक महकमे को या एक इदारे को बनाते हो ना, तो देखिए रियासत से क्यों पंगा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपके पास पैसा आ भी जाए, आपके पास असला आ भी जाए, रियासत के पास टैंक होता है, टैंक से नहीं लड़ा जा सकता। मतलब कोई और मुल्क आ जाए अपना टैंक लेके तो और बात है, इंडिविजुअल्स ये नहीं कर सकते, एक ग्रुप ये नहीं कर सकता। बुनियादी बात फिर वही है कि ख़तरे की भी जो बात है, अगेन हमें पता नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता रियासत के अंदर से तो कोई इनकी मदद नहीं कर रहा, वरना ये हो कैसे सकता है? सर एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है, कैसे हो सकता है? अब ये तो हमें नहीं पता कि ज़ाहिर अंदर से कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, बट माजी में हमने बहुत चीज़ें होते हुए देखी हैं, इसलिए वन शुड बी वेरी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कैसे हुआ। दूसरा सर, ये आप देख लें, ये तो रहीम यार खान का इलाका हो गया। सिंध में आप जाएं तो आज से कुछ महीने पहले वहाँ पे भी बड़ा दहशतगर्दी का एक एलिमेंट बड़ा हुआ था, इसी तरह के गैंगस्टर ओरिएंटेड ग्रुप्स आ गए थे, जिनके पास ये मैंने खबर पड़ी थी कि आईजी जो सिंध थे, उन्होंने टर्की से असला मंगवाया था उनके लिए, उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि उनका असला बहुत एडवांस था वहाँ, जो डाकू चोर वगैरह थे। तो सर एक तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत ये भी है कि इतना असला आया कहाँ से इनके पास, इतना जो इन्होंने इकट्ठा कर लिया असला, जो इतना जानलेवा असला है, उसको क्या करें अब? उसके अंदर अज्यूम करें कि जी उन्होंने खुद कहीं से प्रोक्योर किया। ये अमेरिका में तो हम हैं नहीं, जहाँ पे आप जाके राइट टू बेयर आर्म्स हैं आपके पास। यहाँ तो असला रखना और फिरना उसके साथ और कहीं से भी अटेन करना है एक बड़ी सीरियस चीज़ होती है। आप किसी क्रॉस द बॉर्डर मंगवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सारी बड़े ज़रूरी सवाल हैं, तो इसको हम इस वाक़े तक नहीं रोकना चाहिए। और दूसरा सर, एक और बहुत बड़ा मसला है जिससे जो हमें भी कंसर्न करता है इससे, कि हर मुल्क के अंदर जो उनके सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, उनकी एक रेट होती है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं मैं कर रहा, उनसे एक बेसिकली कि वो कितनी जल्दी अपने आप को मोबिलाइज करके एक वाक़े के ऊपर काबू पा सकते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 कि इन फ्यूचर अवॉइड कर सकते हैं उस वाक़े को। ये सिक्योरिटी होती है कि आप अपने क्रैक्स देख लिया, आपने ये कैसे हुआ, आपने उनको पकड़ लिया, अगर उनके और सेल्स हैं, अगर उनके और फैक्शंस हैं, उन तमाम लोगों को आप एट सोर्स ख़त्म करें। लेकिन सर मुझे पता है एंड ऑफ द डे इसके अंदर क्या होना है, क्योंकि कभी भी हमारी एक वेल ट्रेंड और उस तरह से वेल फंडेड पुलिस स्ट्रक्चर रहा नहीं यहाँ पे, और एंड में मदद मांगनी पड़ती है हमें हमारे आर्म फोर्सेस से। ये हमने कराची में देखा होते हुए। अब तुम जिस तरफ ये बात जाती हुई नज़र आ रही है, तो ये ना हो कि एक दिन यही पता चले कि जी ऑपरेशन करना पड़ेगा इनके खिलाफ, लेकिन करेगा कोई और। सर प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल में तो ये कच्चे वाला जो सारा मामला है जो आपने सिंध वाला जिक्र किया ना, ये वही है, क्योंकि रहीम यार खान तक आ गई बेसिकली। आई थिंक, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, दे आर एक्सपेंडिंग। मतलब ये वही मैं बात वही कर रहा था कि वहाँ से सिंध से होते होते इस बेल्ट जो है
पूरी जो बेल्ट आती है हमारी उसके अंदर शायद ये फैल चुके हैं सर। तो ये जो है ये कितनी अजीब सी बात है कि मतलब वो एक वाइल्ड वेस्ट है जो कि बड़ा होता जा रहा है। हाँ, बड़ा होता जा रहा है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि सर बिल्कुल यहाँ पे मतलब रिट की, अब मैं आपको क्या मिसालें दूँ कि पिछले 1 साल के अंदर थाने के अंदर से मॉब ने बंदा बाहर निकाला हुआ है जी। इस मुल्क में थानों को आग लगाई गई है। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया गया है फैसलों पे मॉब की तरफ से। तो रिट तो बुनियादी तौर पे ख़त्म हो चुकी है, मतलब इसका कोई हमने इंतज़ार तो नहीं करना। जहाँ तक बात है कि पुलिस को हमने कभी ताकतवर नहीं होने दिया, वो इसी वजह से नहीं होने दिया क्योंकि एक ताकतवर पुलिस जिस जगह पर होगी वहाँ तक फिर औरों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो सबकी ज़रूरत रहे इसलिए पुलिस को इर्रेलेवेंट रखा गया है। फिर यहाँ पर जितने गैर कानूनी अनासर होते हैं, हमने अगेन, अब ऐसा नहीं होता होगा, मुझे यकीन है आपकी हुकूमत, आपकी रियासत बहुत अच्छी है, लेकिन हमने 77 साल में ये देखा है कि गैर कानूनी अनासर को रियासत ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल की है और दफ़ा की है। और इसीलिए जब उनके ख़िलाफ़ कभी भी कोई मेजर ऑपरेशन होने लगता है तो उसको डाइवर्ट भी किया जाता है क्योंकि हमेशा ये सोचा जाता है कि कल को हमें इनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो सब जब रियासत की पॉलिसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्लियर नहीं होगी तब तक आप कोई इफ़ेक्टिव चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर। और बाकी सर ये वाक़यात जो हैं, जो इनकी फैमिलीज़ हैं, अब देखिए उन पे क्या कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना। ज़ाहिर है स्टेट इस मामले में हेल्प करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सर आप एंड में ये देख लीजिएगा, लास्ट में बात करते जाऊँ कि अब अगर कोई शख्स था जो चाहता था कि वो पुलिस में जाएँ और पुलिस में काम करें, इससे डीमोटिवेट भी होते हैं। ये ना एक दिन ऐसा जब लोग कहें कि हमने पुलिस में अब जाना ही नहीं। तो दोनों तरफ गलत बात है, मामला को ठीक करना चाहिए। अल्लाह करे जल्द वो दिन आए जब हम इस तरह की खबरें हमें ना करनी पड़े। सॉरी, आपसे इजाज़त लेते हैं, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।